कंप्यूटिंग स्किल्स को अगर देखा जाए तो इसको वाइडर करके 3 महीने का या महीने का इस तरह का कोर्स भी हो सकता है, लेकिन हमने उसको प्रिसाइज करके बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स जो एक ऑफिशियल को उसके डेली रूटीन जो फंक्शंस होते हैं, ऑफिस रूटीन फंक्शंस, जिसमें एक नॉन आईटी या मींस नॉन प्रोफिशिएंट इन बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स ऐसा कोई अगर प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो जो नॉलेज एक्वायर करना चाहता हो या ऑफिस रूटीन वर्क करना चाहता हो, जिसके लिए जो बेसिक मसाइल कंप्यूटर सामने आ जाता है, तो जो पेश आते हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स में हमने 2 डेज़ की एक प्रिसाइज ट्रेनिंग रखी, जिसमें एक विंडोज 10 जो कि कंप्यूटिंग में आजकल सबसे वाइडर मोड पे यूज़ होता है, और दूसरा ऑफिस जो है वो ऑफिस 365 यूज़ होता है। सो हमने इस 2 डेज ट्रेनिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि डे 1 विंडोज़ 10 के जो ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं वो पढ़ेंगे, और डे 2 को हम क्या करेंगे, विंडोज़ ऑफिस 365 को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स का ये ट्रेनिंग अभी हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। ये कंटेंट मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो विंडोज़ 10 एक प्रोफेशनल, एक स्टूडेंट, एक नॉलेज एस्पायरेंट या कोई भी बंदा अगर उसके सामने कंप्यूटर आ जाता है, तो जो मैक्सिमम यूज़ होने वाला हमारा जो इन्वायरमेंट है वो विंडोज़ 10 का है। तो सबसे पहले तो हम उस विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कैसे करें, मतलब अगर आपने एक न्यू कंप्यूटर परचेज़ किया है या आपका ये सिस्टम जो है वो विदाउट विंडोज़ है, तो शुरू में जो मसला दरपेश आता है यूज़र्स को वो ये है कि विंडोज़ 10 इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो हम अभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताएंगे कि विंडोज़ 10 इंस्टॉल कैसे करते हैं। शुरू में पहला लेक्चर ये होगा, ट्रेनिंग। अब देखा जाए तो विंडोज़ 10 को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बूटेबल यूएसबी बनानी पड़ेगी विंडोज़ 10 की। बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर पैकेज होना चाहिए, रफस का सॉफ्टवेयर पैकेज होना चाहिए, जो कि फ्रीली नेट पर अवेलेबल होता है। आप रफस लिख के इंटर करें, आपको ये नेट पे अवेलेबल होगा। आजकल बहुत सारे डीवीडीज भी मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स जो कि विदाउट डीवीडी सपोर्टेड या CD रोम के या होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड करके विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो उसके लिए बेसिक टूल्स और भी हैं, लेकिन वाइडर मोड पे जो रफस यूज़ होता है, यहाँ पे मैंने रफस 3.3 को एज वो बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। रफस 3.3 डाउनलोड करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यूएसबी इंसर्ट करेंगे अपने सिस्टम के साथ, फिर रफस 3.3 को ओपन करें। इस तरह से आप ये रफस का सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपके पास इस तरह का एनवायरनमेंट आएगा। इनके वर्जन के मुताबिक ये थोड़ा सा क्या करता है, चेंज होता रहता है। फ्रॉम डिवाइस ऑप्शन सेलेक्ट द डिजायर्ड यूएसबी, आप जो कि यूएसबी आपने जिसमें बूटेबल बनाना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद विच यू वांट टू इंस्टॉल योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आप क्या करेंगे, ये ऑप्शंस है, रफस जो आपको दिखा रहा होता है, इन ऑप्शंस को आप क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब ये ऑप्शंस क्या हैं, देखें, यहाँ डिवाइस का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपने किस डिवाइस में, आप फर्ज करें 2-3 यूएसबीज लगी हुई हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ क्लिक करके आपको वहीं स्पेसिफिक यूएसबी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा या फ्लैश ड्राइव आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। फिर बूट सिलेक्शन में यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, आप iOS सेलेक्ट करेंगे। तो iOS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूटेबल वो मिलता है, आपने उसको नेट से डाउनलोड किया। अब यहाँ नीचे आप गौर से देखें तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का iOS फाइल नज़र आ रही होती है। ये iOS फाइल आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, विंडोज़ 10 को या जो भी करके आपने क्या करना है, iOS फाइल डाउनलोड के लिए लगाएं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें उसको डाउनलोड करना या रफस को डाउनलोड करना, ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं बता रहा हूँ। हम इस ट्रेनिंग में ये समझ रहे हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास विंडोज़ की बहुत ही कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं जानता हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी हद तक वो डाउनलोडिंग कर सकता हो, वो चीज़ों को इतना समझता हो, हम ये एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। सो आपने रफस को ओपन किया और उधर से सेलेक्ट किया, ये विंडोज़ 10 की iOS फाइल है, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करके अब मैं अपने सिस्टम से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद
अब यहाँ पे आप पार्टीशन स्कीम आप अपने जो विंडोज़ की आपकी हार्ड ड्राइव है उसकी पार्टीशन स्कीम जो है वो प्रॉपर आप यहाँ से जीपी 2-3 ऑप्शन होते हैं, तो आप ज़्यादातर इसको प्रेफर करें जीपीटी में सेलेक्ट करने की। तो आप जीपीटी उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करें जो कि नज़र आ रही है। बाज़ औक़ात अगर आपने पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा डेटा अगर आपने वॉश आउट करके बनाना है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ इन पार्टीशन स्कीम्स में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जीपीटी जो कि आम एक विंडोज़ इन्वायरमेंट के लिए एक बेस्ट सिस्टम है उसको सेलेक्ट करें। फिर ये आपका लेबल होगा और ये चीज़ें, और आपने क्या करना है, अभी आपका यूएसबी बूटेबल बनने के लिए तैयार है, रेडी है। आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो अब क्या होगा नेक्स्ट, आप देखें आपने यहाँ से अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को आईओएस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन किया। ओपन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा, और आपने क्या किया वो सेलेक्ट करके स्टार्ट किया, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक किया, तो इस तरह से आपकी बूटेबल यूएसबी बन रही होगी। अभी आपने वेट करना होगा इस स्टेटस को कंप्लीट होने तक, इस स्टेटस को यहाँ तक कंप्लीट होने तक आपको वेट करना होगा। आपने वेट किया, वेट करने के बाद देखा तो आपका सिस्टम रेडी, यहाँ जो रेड कर्सर से दिखाया गया है आपका सिस्टम रेडी हो गया। उसमें आपने अभी अपनी आपकी बूटेबल यूएसबी बन गई। अभी आपने इंस्टॉल करना है उसको। तो इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 10 बूटेबल। अब बूटेबल यूएसबी को सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर लेंगे। स्टेप 1 आपने क्या किया, आप यूएसबी को इंसर्ट किया, और स्टेप 2 पे आपने क्या किया, बहुत सारे सिस्टम्स जो कि आपका बूट मेनू सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं, वो आपको नेट पे सर्च आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, और आप को पहले से पता भी हो सकता है, किसी प्रोफेशनल बंदे से पूछ भी सकते हैं। तो जिस सिस्टम में मैंने ये बूटेबल यूएसबी बनाई उसका F12 करने से बूट ऑप्शंस आते शो हो जाते हैं। तो अब बूट ऑप्शंस में से अब ये इस तरह से आपका शो होगा। आपने अभी क्या किया हुआ है, ऊपर जो बूटेबल यूएसबी बनाई थी उस बूटेबल यूएसबी को आपने लगाया है सिस्टम के साथ, सिस्टम को ओपन करके F12 प्रेस किया है, और आपके पास अभी ये मोड्स आएंगे। तो अब यहाँ से आपने इन ऑप्शंस में से आपने क्या किया, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस को आपने सेलेक्ट किया। आप अगर डीवीडी आपकी है विंडोज 10 की आपके पास, अगर आपका सिस्टम सपोर्टेड है डीवीडी, तो अगर उसमें लगाया तो आपने यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास हमने यूएसबी जो है वो बूटेबल बनाई हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूएसबी स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, और अब फिर नेक्स्ट फिर क्या आएगा हमारे पास, इस तरह का विंडोज ओपन होगा, इस तरह का विंडोज ओपन होगा। अब यहाँ से आपने क्या किया, नेक्स्ट किया तो आपका विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। आगे ये ऑप्शन आएंगे, इनमें से आपने क्या किया, अपग्रेड करना है, इंस्टॉल विंडोज एंड कीप फाइल्स सेटिंग, ये फलां पिस्तर। अगर अपग्रेड इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी सेटिंग फाइल्स ऐसे ही रहेंगी, आपने उसको अपग्रेड कर सकेंगे। दिस ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल व्हेन सपोर्टेड वर्जन। अब देखिए आपने पहले से किसी खास वर्जन को इंस्टॉल किया है, उसी में कोई आपका मतलब विंडोज क्रैश हुआ है, उसको दोबारा रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करें। लेकिन इस केस में आपको पहले वाला वर्जन और अभी जो विंडोज़ का वर्जन इंस्टॉल किया है ये दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन आपने अगर फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना है तो ये कस्टम इधर क्लिक कर लें, इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस, मतलब यहाँ आपकी प्रीवियस जो विंडो है वो पूरी वॉश हो जाएगी और न्यू विंडोज इंस्टॉल होगी। अब नेक्स्ट से आपके पास क्या ऑप्शन आएंगे, आप वहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। तो अभी ये ऑप्शन आएंगे, आपने क्या किया, आपका ड्राइव 0 आपको नज़र आ रहा होता है, आपने उसको सेलेक्ट करना होगा। अब क्या किया आपने, यहाँ से न्यू करके अब देखिए यहाँ पे पहले से कोई बनी हुई नहीं है, अनएलोकेटेड स्पेस है। आपने न्यू पे क्लिक किया तो ये नया इसका डिस्क बनेगा, और अगर आपने उधर ये देखिए अभी तक ये बना ही नहीं है, अनएलोकेटेड है, तो आपने पहले न्यू पे क्लिक करके उसको क्रिएट करना होगा डिस्क। अब जैसे पार्टीशन आपने बनाने होते हैं, अगर पहले से बनी हुई है तो फॉर्मेट पे क्लिक करें और नेक्स्ट करें तो आपके जो उसी हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डाटा है वो फॉर्मेट हो जाएगा और नहीं बनेगी। अगर आपकी पहले से बनी हुई है तो ये डिलीट वाली ऑप्शन एक्टिव होगी और आप अपनी मर्जी से डिलीट करके दोबारा आप पार्टीशन को सेट कर सकते हैं। अब स्टेप 7 पे आप ज़रा देखें, ये चीज़ आपने किया, द सिस्टम नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट करने के बाद आप अपना सिस्टम का नेम आपसे पूछेगा और उसका आपकी टाइमिंग बेसिक कुछ चीज़ें सेटिंग के लिए पूछेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करके बैठें तो आपका क्या होगा, विंडोज़ इंस्टॉल होके फिनिश हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी देखें वो दिखाता रहूँ, वो छोटी छोटी ऑप्शंस जो अननेसेसरी ऑप्शंस होती हैं, तो अब ये विंडोज़ 10 का जो बेसिक स्किल्स ये 1 घंटे के लेक्चर के अंदर तो ये पूरा मुमकिन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा डिसाइज करके यहाँ आपने अपनी पार्टीशन भी बनाई और आपने आगे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह ये चीज़ें तो वो पूछा रहेगा, विंडोज़ आती है और वहाँ आपने सेट किया और आगे गए। ठीक, अब आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हुई है।
इंस्टॉल हुई है। तो अब देखें इस वक्त आप अगर इसको बैक करें, इंस्टॉल हुई, आप अपना सिस्टम ओपन करते हैं तो आपको क्या होगा, ये चीज़ पूरा न्यू एक इन्वायरमेंट बनेगा। अब ये तो पुरानी विंडोज है, आप उसको हम नहीं दे सकते। यहाँ तक विंडोज़ की इंस्टॉलेशन हो गई, आपके पास विंडोज़ 10 बन गई, फर्ज करते हैं। अब अभी एक रियल टाइम इन्वायरमेंट पे आ गए हैं। तो आप इस वक्त जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होता है, ये किसी विंडोज़ 10 का आपका पास जो सामने व्यू, फ्रंट व्यू है, जो कि डेस्कटॉप होता है, वो आपको नज़र आ रहा होता है। अब इस डेस्कटॉप में हम चाह रहे हैं कि आपको जो बेसिक स्किल्स एक बंदा अपनी ऑफिस रूटीन वर्क करता है, या वो कोई भी प्रैक्टिकल काम कर रहा होता है, या वो स्टूडेंट है, नॉलेज गेट कर रहा होता है, तो वो उसको अमूमन मसाइल पेश आते हैं, वो उसकी फाइल्स मिस मैच होती है। यहाँ अमूमन हमारे पास प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आईटी सपोर्ट टीम के पास आते हैं, उनका डेटा लास्ट होता है, उन की फाइल्स प्रॉपर रखी थी, कहाँ रखा है, अभी वो नहीं मिल रही है, फाइल करप्ट हो गई। मीन्स इस विंडोज़ की एक प्रोफेशनल यूजेबिलिटी है, वो उस बंदे को नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से ये मसले होते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ जो एज आईटी सपोर्ट टीम में होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो बंदे आते हैं, उनको क्या क्या बेसिक इश्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में पेश आते हैं, उनको हमने इस एक ट्रेनिंग देने का मकसद भी ये है कि उनको हाईलाइट किया जाए और उनको एड्रेस किया जा सके। सो अभी ये विंडोज 10 का इन्वायरमेंट है, इसमें हम देखेंगे कि जो बेसिक जो मसला आता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा आता है। ये डिवाइस मैनेजर के कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे किसी बंदे का नेटवर्क अडाप्टर काम नहीं कर रहा होता है, अच्छा किसी बंदे का कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, सोन इंस्टॉल नहीं है, उसका फिर ये यहाँ पे ये जो कर्सर अभी आपको नज़र आ रही है, ये रेड होके आपको इशू आता है। मीन्स वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रही होती है, आपका लेन नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा होता है। तो इस तरह के इश्यूज़ को देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट आप जाएंगे यहाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन हो है सिस्टम, उस वजह से थोड़े से मसले आते हैं। आप अभी अगर देखें तो यहाँ पे ये आपने कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन किया तो आपके पास इस तरह की चीज़ें आ गई। यहाँ पे देखें तो सिस्टम टूल्स हैं, आपको नज़र आ रही होती है, और यहाँ पे लोकल यूज़र्स हैं, डिवाइस मैनेजर है आपका, और ये डिवाइस मैनेजर में आपकी जो जितने भी डिवाइसेस, आपका नेटवर्क अडाप्टर इंस्टॉल नहीं है आपका। अच्छा, यहाँ डिस्क मैनेजमेंट में आप ज़रा देखें तो यहाँ से आपकी अपनी पार्टीशन के जो कितनी पार्टीशन है आपकी डिस्क, उसको आप मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर से आप अपना जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। ये दो चीज़ें एक बेसिक यूज़र्स के, लोकल यूज़र्स आपके कितने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो अब अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपके डिवाइस मैनेजर को ड्रैग करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम डिवाइस मैनेजर देखेंगे, फिर डिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे। अब देखिए डिवाइस मैनेजर को मैंने ओपन किया तो आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन में आगे ये चीज़ें ड्रॉप डाउन हो गई। अब यहाँ पे देखें तो आपको सोन के ड्राइवर्स इसमें इंस्टॉल हैं इसी सिस्टम के अंदर। अगर बहुत सारे लोग ये इंस्टॉल ही नहीं है, मुझे मेरी सिस्टम को में सोन नहीं आता है, तो आप यहाँ जाके आप इनको क्लिक कर लें और यहाँ से स्कैन कर लें जस्ट। तो कभी कभार बेसिक इश्यूज ट्रबल शूट होते हैं यहाँ से, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर इस तरह से आपका कैमरा, अगर बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम में, मेरा जो लैपटॉप है उसमें वेब कैम काम नहीं कर रहा होता है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग हो गई या दूसरा कोई ऐसा इशू आ गया जिसमें वो ये कर रहे होते हैं, तो वो इधर से देखें। आपका डिस्क ड्राइव, ये जो आपके ड्राइवर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, कंप्यूटर ये हो गया। यहाँ से आप देखें तो डिस्प्ले अडाप्टर, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को ये इशू आता है कि उनका जो विंडोज है वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं दे रहा होता है। मीन्स कभी उसके जो फोन्स हैं वो अननेसेसरीली वो रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो सो उनका ये ग्राफिक कार्ड प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हो चुका होता है। तो ये करना पड़ेगा, यहाँ से प्रॉपरली उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करें, अब देखें इसमें ये प्रॉपरली इंस्टॉल अगर नहीं है तो इसमें क्या है, ये यहाँ से आप क्लिक करके स्कैन करें तो वो ट्राई कर रहा होता है ऑनलाइन, अगर नहीं है तो फिर इस मॉडल नंबर दे के नेट में मॉडल नंबर के फिर आपको करना पड़ेगा
ये वाला सिस्टम के लिए आप अपने सिस्टम का मॉडल नंबर दे दें, उसकी क्या है डिस्प्ले अडॉप्टर या ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल के लिए करें तो उसकी यूटिलिटी मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। अब जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो किधर आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अपने लैपटॉप को लेके आते हैं, उनके अंदर ये जो अब मेरी कर्सर यहाँ पे मौजूद है इधर देखें तो यहाँ पे ये रेड आ रहा होता है, रेड और क्रॉस आ रहा होता है। अभी मैं उसको डिसेबल करूँ तो हमारा नेट चला जाएगा और हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं उसको डिसेबल किए बगैर आप लोगों को क्या करता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ इस नेटवर्क एडाप्टर के इश्यूज को। अब ये नेटवर्क एडाप्टर है, अब यहाँ पे रेड आ रहा होता है या ये सिग्नल शो नहीं कर रहा है या इसका नेटवर्क कार्ड शो नहीं कर रहा होता है, तो वो आपको किधर से एड्रेस करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। अब ये डिवाइस मैनेजर में इस जगह पे जैसे यहाँ पहली विंडो पे हम गए थे, अब यहाँ पे आप देखें तो आपका ये देखें नेटवर्क एडाप्टर ये वायरलेस वाला है। अगर मैं इसको यहाँ से डिसेबल करूँ तो हमारा नेट चला जाएगा क्योंकि हम वाईफाई पे हैं इस वक्त, इस ये एडाप्टर ही यूज़ हो रहा है इस वक्त नेट यूज़ करने के लिए। अगर हम देखें तो उसका दूसरे जो नेटवर्क एडाप्टर्स हैं इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, लेन का भी और आपका वायरलेस का भी इधर से नज़र आ रहा होता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ से ये क्या होता है इधर क्लिक से डिसेबल होता है। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा डिवाइस जैसे एक मिनट आपको ये ब्लूटूथ वाला डिसेबल करके समझाता हूँ। अगर ये डिसेबल करूँ तो भी इस वक्त हमारा काम डिस्टर्ब तो नहीं होगा। इसको ये क्या करता हूँ, ये देखें ये ड्राइवर अभी क्या है, ये डिसेबल डिवाइस है ये। अब देखें ये डिसेबल हो गया, ये देखें तो अब इसके ऊपर कोई आइकन वो वाला आ गया, कोई इसका स्टेटस चेंज हो गया। अब देखें इसको अगर डिसेबल करें, देखें ऊपर दूसरे वाले आइकन में से जिन दोनों को मैंने डिसेबल किया इनका आइकन चेंज होगा। इस तरह से इसी तरह से बहुत सारे लोगों का क्या होता है ये नेटवर्क एडाप्टर डिसेबल हो रहे होते हैं और वो उसको इनेबल किए बगैर मेरा नेट इधर शो ही नहीं होता है मेरे सिस्टम में और उसको मसले हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ से आप सॉर्ट आउट कीजिएगा, अपने सिस्टम को पहले देखिएगा। और आपका सुन ड्राइवर्स ये देखें अभी ये भी प्रैक्टिकली इस वक्त यूज़ हो रहा है, आपको जो इनकमिंग साउंड जा रहा होता है या ये तमाम चीज़ें इन ड्राइवर्स के थ्रू होती हैं। तो अब इसको राइट क्लिक करके इनको आप क्या कर सकते हैं इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ से साउंड ड्राइवर डिसेबल हो चुका होता है और वो कह रहे हैं कि मेरा सिस्टम जो है वो साउंड जनरेट नहीं कर रहा होता है, ये तमाम इश्यूज आ रहे होते हैं इस तरह से। अब ये जो आपका क्या है डिवाइस मैनेजर वाली प्रैक्टिकल तकरीबन कंप्लीट हो गई। ये देखें तो आप इस तरह मैनेज में गए थे, इस डिवाइस मैनेजर में गए, नेटवर्क अडाप्टर को आपने क्या किया मैनेज में गए, नेटवर्क अडाप्टर को आपने देखा और अभी ये चीज़ें हैं। अब देखें इस सिस्टम में ये जो मैंने वर्ड फाइल बनाई है आपके लिए, इसके अंदर आप देखें तो ये यहाँ पे ये क्रॉस है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों का इस तरह से क्रॉस होता है और वो इशू लेके आईटी सपोर्ट टीम के पीछे भाग रहे होते हैं, या वो स्टूडेंट है तो भी उसको मसला आ रहा होता है। तो वो सिंपल इधर आके अपना नेटवर्क अडाप्टर इधर देखें तो यहाँ पे ये किसी तरह से डिसेबल हुआ होगा, उसको राइट क्लिक करें और इनेबल करें तो अब यहाँ पे ये चीज़ इशू होगा, सॉर्ट होगा। अब उधर क्लिक करके ऊपर जो स्कैन का ऑप्शन आता है ऊपर यहाँ पे क्लिक करेगा, स्कैन हार्डवेयर चेंजेस, जो चेंजेस हुए कोई ड्राइवर इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद जो इशू आए तो वो इधर क्लिक करेगा तो वो क्या है सॉर्ट आउट होगा प्रॉब्लम प्रॉपर। अब फिर नेक्स्ट स्टेप ड्राइवर के, अब अगर ऊपर आपने स्कैन किया या डिसेबल इनेबल तो किया, अगर प्रॉपर ये ड्राइवर्स आपके पास अवेलेबल ही ना हो, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो रेड क्रॉस आता है और आपके पास वो ड्राइवर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं डाउनलोड द स्पेसिफिक ड्राइवर फ्रॉम एनी अदर सोर्स सपोर्टेड लिंक मैन्युफैक्चर। अब देखिए आपके फिर जो सिस्टम है वो HP का है, डेल का है या फिर किसी और कंपनी का है, तो हर कंपनी के ड्राइवर्स थोड़े से अलग अलग होते हैं। तो जिस सिस्टम में प्रैक्टिकल की गई है ये HP का था, तो यहाँ पे हमने support.hp.com hp.us ये ड्राइवर्स ये वाला इसका क्या है ऑनलाइन उसके ड्राइवर्स इस वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं HP के। इसी तरह से हर कंपनी के अपने अपने ड्राइवर्स की एक प्रॉपर वेबसाइट होती है, उसमें आप जाके सर्च करें, वो प्रॉपर जो ड्राइवर होगा उसको डाउनलोड कर लें। अब मैंने उस कस्टमर केयर सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर डाउनलोड्स
HP करके आप गूगल में सर्च करते हैं तो भी ये वाली वेबसाइट आपको कहीं से मिल जाएगी। आपने क्या करना है, अगर किसी लैपटॉप का सपोर्ट लेना है तो आप यहाँ लैपटॉप पे क्लिक करें, डेस्कटॉप के साथ सिस्टम क्या सपोर्ट लेना है तो इधर क्लिक कर लें। आप अगर किसी प्रिंटर का आपका इशू है, प्रिंटर के ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं तो विंडो 10 के लिए तो वो उस हिसाब से सर्च कर लें। आपका LCD का कोई ग्राफिक्स का कोई ये इसको रहने दें, क्योंकि ये वेबसाइट से वो चीज़ें परचेज के लिए भी तो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप इन आइकन्स में से किसी स्पेसिफिक आइकन में क्लिक करके वो स्पेसिफिक ड्राइवर सर्च करें अपने लैपटॉप के मॉडल के थ्रू और वो उसी को इंस्टॉल करें, वो ये चीज़ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, आपने ये इंस्टॉल किया करके पहले ऊपर देखें तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा होता था, अभी वो क्रॉस खत्म होके ये आइकन आ गया। तो इट मीन्स आपका अभी ड्राइवर्स का मसला सोल्व है। आपने अपना काम को प्रोफिशिएंट अंदाज में आगे बढ़ाना है तो आपने क्या किया, इधर क्लिक किया, आपको जितने भी अवेलेबल वायरलेस नेटवर्क हैं वो इधर नजर आएंगे। अगर वायर्ड नेटवर्क है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क सेटिंग में जाके ये चीज़ देखना पड़ेगा। अगर उस चीज़ को प्रैक्टिकली अगर इधर से देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कर लें। अब देखें जो अवेलेबल नेटवर्क हैं वो नजर आ गए। अगर फिर भी नेट नहीं चल रहा है, आप वाईफाई के थ्रू नहीं है, लैंडलाइन के थ्रू है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इधर क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग इसको क्लिक कर लें। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका इथरनेट केबल है तो आप इधर इथरनेट पे क्लिक कर लें, करके यहाँ से चेंज अडाप्टर के ऑप्शन में जाएं। फिर आप जाएं इधर से देखें इथरनेट। अब इस वक्त हमारा इथरनेट काम नहीं कर रहा है तो ये इधर रेड ब्लिक है, आपने इधर क्लिक किया, आपने उसको, बेशक इसको मैं डिसेबल करूँ नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए ये डिसेबल है, ये इसका आइकन चेंज हो गया कि नहीं हो गया। बहुत सारे लोगों का ये डिसेबल होता है और वो इसको सिर्फ इसको इनेबल नहीं करके IT सपोर्ट टीम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं या मीन्स किसी दूसरे सोर्स की तलाश में निकल जाते हैं। तो ये छोटी सी बात है, उसको यहाँ से आप क्या करना है, इनेबल करना है, फिर जाके देखें तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम इशू सॉल्व होगा। अब ये चीज़ हो गई, ठीक। दूसरा अब आपकी डिस्क मैनेजमेंट का मसला आता है। डिस्क मैनेजमेंट भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अमूमन प्रोफेशनल्स को ऑफिस के अंदर या स्टूडेंट्स को अपने सिस्टम का जो डिस्क, उसमें किस डिस्क पे डेटा रखा तो वो उसका ज़ाया नहीं होगा, कहाँ पे रखा तो वो ज़ाया होगा, ये तमाम चीज़ें आपने क्या करना है, इधर से एड्रेस करना है। और आपने अपनी डिस्क को पहले प्रॉपर मैनेज करना होगा, जितनी डिस्क आपको रिक्वायर्ड होगी उतनी क्रिएट करनी होगी। अगर क्रिएटेड है तो उनको देखना, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिस्क एलोकेट ही नहीं हुई हो और आपने आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हो, तो वो चीज़ें आपने क्या करना पड़ेगा, डिस्क मैनेजमेंट से देखना पड़ेगा। हम इधर गए हैं यहाँ पे, अब ये डिवाइस मैनेजर वाला प्रॉब्लम सोल्व हो गया। आप अपने विंडोज़ का कोई भी डिवाइस आपका इंस्टॉल नहीं है, प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको कर सकेंगे, प्रिंटर का ड्राइवर अवेलेबल नहीं है आप उसको करेंगे। अब इस सिस्टम का ब्लूटूथ काम नहीं करेगा, इसको हम क्या करता हूँ, इनेबल करता हूँ, अब काम करेगा। इसको भी मैं इनेबल करता हूँ, अब ये इसका ब्लूटूथ भी काम करेगा और ये तमाम चीज़ें। इसी तरह से ये इसका नेटवर्क अडाप्टर भी इस तरह डिसेबल होता है और दूसरे ड्राइवर्स भी। प्रिंटर का ड्राइवर इधर से डिसेबल हो सकता है। ये देखें प्रिंट क्यू के मसले आप इधर से देख सकते हैं। प्रिंटर के लिए स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस करें और वो करें, प्रॉपर्टीज़ में जाके और भी सेटिंग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं। सो अभी हम डिस्क मैनेजमेंट में गए, ये डिवाइस मैनेजमेंट वाला सिलसिला हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। डिस्क मैनेजमेंट अमूमन प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, ये अपनी सिस्टम की डिस्क को प्रॉपर मैनेज नहीं रखते हैं, सो उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो अब इस सिस्टम के टोटल पार्टीशंस बने हैं 1 2 3 पार्टीशंस बने हैं। अब मैंने यहाँ डिस्क मैनेजमेंट में देखा पार्टीशन C इसकी 64 GB है, पार्टीशन F इसकी क्या है 201 GB है, पार्टीशन E इसकी क्या है 201 GB है। आपने C को 62 क्यों रखा, क्योंकि C जो है वो आपकी करंट रनिंग एप्लीकेशंस अब बस इतनी 60-70 GB तक आपके रनिंग एप्लीकेशंस के लिए एनफ होता है। तो आपने C पे एडिशनल रख के क्या फ़ायदा, अगर कहीं पे आपका विंडो करप्ट हो जाता है तो वो डेटा तो लॉस्ट होता है, C का डेटा। सो आपकी दूसरी जो पार्टीशंस हैं उनका डेटा जो है वो रह जाता है। तो आपने अमूमन गौर करना है, पार्टीशन C के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। यहाँ पे देखें तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है डी, ये यहाँ C के अंदर देखें ये आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपने इसके अंदर कोई अपना पर्सनल ऐसा डेटा जो लास्ट होने का चांस हो उसको ना रखें, डिस्कटॉप में ना रखें,
और इधर इस तरह के फोल्डर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, डाउनलोड्स के, वीडियोस के, म्यूजिक के। इन फोल्डर्स के अंदर जो डेटा लॉस्ट होने के चांसेस है उनको न रखें। तो क्योंकि विंडोज़ करप्ट हो जाए या उसको दोबारा करना पड़े तो ये चीज़ें आपकी नहीं रह जाती। तो आपने क्या किया, ये यहाँ से देखा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि कोई पार्टीशन बनाने की। अब ये सी है, आपने इधर डेटा डी को क्या किया, क्लिक किया। आप फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको श्रिंक कर सकते हैं, डिलीट वॉल्यूम कर सकते हैं। अगर श्रिंक करें तो इसमें ये होता है कि वॉल्यूम डिलीट करें तो ये पार्टीशन पूरी डिलीट हो जाएगी, उसके अंदर जितना भी डाटा है वो एरेस हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में बहुत सारा वायरस हुआ है, अंदर डेटा रिक्वायर्ड नहीं है, अपना तमाम रिक्वायर्ड डेटा उठाया है, तो आप अपने सिस्टम को क्लीन करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, डिलीट वॉल्यूम करके दोबारा क्रिएट करें तो वो प्रीवियस जितने भी वायरसेस थे वो सब खत्म हो जाते हैं। श्रिंक वॉल्यूम में ये होता है कि अगर आपने दो पार्टीशन आपकी नहीं बनी हुई है तो उन दोनों को आप मर्ज भी कर सकते हैं। अब सिस्टम के अंदर एंटीवायरस का हम बड़ा हमेशा परेशान हो रहे होते हैं, तो विंडोज 10 जो है वो उनका एक बिल्ट इन एंटीवायरस आ रहा होता है। तो अगर एक्टिवेटेड विन है तो विंडोज है तो एंटीवायरस उसमें आप बाहर से एंटीवायरस करके बना के वो उनको एक्टिवेट नहीं करके यूज कर रहे होते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स। अब अगर एंटीवायरस विंडोज 10 ने बिल्ट इन दे दिया है तो आपने एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। यहाँ क्लिक कर लें, डिफेंडर लिखें, आप देखें तो ये विंडोज सिक्योरिटी आपका आ जाता है। यहाँ से देखें तो वायरस एंड थ्रेड्स प्रोटेक्शन, आप इधर क्लिक करें, ठीक, इसको स्कैन करते रहें और इसको अपडेट करते रहें। इस एंटीवायरस पैकेज जो बिल्ट इन विंडोज के साथ आता है उसको आप जब भी नेट में कनेक्ट होते हैं अपने सिस्टम का अपडेट करते रहें और जब भी ज़रूरत पड़े तो क्विक स्कैन इधर से करते रहें अपने सिस्टम को। तो ये बिल्ट इन फीचर है, ये हमेशा सिस्टम को क्या करता है, फ्रेश रखता है। अगर आपकी विंडो एक्टिवेटेड है तो इससे बड़ा एंटीवायरस आपको कोई दूसरा तकरीबन नहीं हो सकता। अगर विंडो एक्टिवेटेड है तो आपका डिफेंडर ही आप एक्टिवेट रखें तो विंडोज के लिए कोई दूसरा एंटीवायरस करने की तकरीबन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे बाहर से चुपके से एंटीवायरस इंस्टॉल जो कि बगैर लाइसेंस बगैर परचेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, बड़ा मसला हो जाता है। अब इनको अपडेट कहाँ से करेंगे, अब देखें यहाँ पे क्लिक कर लें, इधर क्लिक करके ये देखें वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन अपडेट, ये जो ऑप्शन है आप यहाँ सेटिंग में भी कुछ सेटिंग्स भी इधर से कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर लें। चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर ट्राई करेगा, नेट और भी स्लो हो गया तो वो मसला आ जाएगा, हमारी क्लास डिस्टर्ब होने के चांसेस हो सकते हैं। सो आप यहाँ से क्लिक करके उसको वो कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब इसको क्रॉस करता हूँ। अब देखें तो आपके पास क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको दूसरे जो पैकेजेस होते हैं उनको इंस्टॉल करने में मसला आता है, तो उनके प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप डाउनलोड कर लें। ऑफिस के दूसरे आपको जितने भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं, पीडीएफ होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है, फिर जाके आपके पास इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर में आपको जो बेसिक एक स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज़रा मैं दिखाता चलूँ। एक तो आपने क्या किया, कोई अच्छा सा विंडोज 10 इंस्टॉल करने के बाद अपना एक ब्राउज़र रखें। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल किया, वो इवन प्रोफेशनल है और स्टूडेंट है, वो क्या करता है क्रोम इंस्टॉल करता है, फिर जाके मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करेगा, फिर जाके माइक्रोसॉफ्ट एज भी इंस्टॉल करेगा, फिर जाके आपका दूसरा तीसरा इस तरह से मल्टीपल ब्राउज़र्स हैं, क्रोमियम, इस तरह के बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। वो सब इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के अंदर इतना रश करवा रहे होते हैं। एक तो सिस्टम उसका प्रॉपर सपोर्टेड नहीं होता है, तो एक स्लो सिस्टम जो है वो उसकी टाइम भी सेव नहीं कर सकता है, उसकी जो फंक्शंस होते हैं लैपटॉप के या उसके सिस्टम की वो स्लो कर सकता है। तो एडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल न करें। एक पीडीएफ के लिए आपने क्या किया, एक कोई भी पीडीएफ एडोब एक्रोबैट का कोई भी एक अच्छा सा वर्जन एडवांस्ड इंस्टॉल करें। ऑफिस आप 365 बेस्ट है, 2016 भी है, वो फिर अपने विंडो सिस्टम के स्पेक्स के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल करें। तो आपने क्या किया, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो गया तो उसको राइट क्लिक करें, इंस्टॉल कर लें जस्ट, लेकिन मल्टीपल। अब देखें किस बात स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लैपटॉप जाते हैं इधर IT सपोर्ट के पास, वो क्या करते हैं, एक DVD प्लेयर, एक VLC प्लेयर, एक फ्लॉप प्लेयर, एक पिस्टल प्लेयर, जो भी नेट से एडवर्टीजमेंट जाते हैं उधर क्लिक करके इंस्टॉल करते हुए बैठते हैं। तो आपने क्या किन चीज़ों का केयर करना है, आपने अपने सिस्टम के अंदर जो कोई भी
सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल है उसका प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर पैकेज मैं फलां पर्पस के लिए मैंने इंस्टॉल किया है और फलां पर्पस के लिए इस सॉफ्टवेयर पैकेज को मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर मैनेज करना है। ये आपके आपने जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर हमारे पास आते हैं आईटी सपोर्ट के पास, जो नॉन आईटी और कंप्यूटर साइंस के होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है या इवन वर्ड की फाइल है या इवन पीडीएफ कोई फाइल है, वो ओपन नहीं होती है। मुझे टीचर ने ये लेक्चर्स दिए हैं, ओपन नहीं होता है क्या आते हैं। उनको सपोर्ट करने वाला जो बेसिक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल ही नहीं है उसके सिस्टम के अंदर। अगर उसके पास पावर पॉइंट की कोई प्रेजेंटेशन है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं है, वो इधर आके ओपन कर रहा होता है। पीडीएफ की कोई वो लेक्चर है या पीडीएफ की कोई बुक है, वो एडोब रीडर या कोई भी उसका सपोर्टेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर वो ओपन करने लग जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। एक ब्राउज़र आप इंस्टॉल रखें। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हर प्रोफेशनल और हर स्टूडेंट के लिए, ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ करने के बाद आप लोग रखिएगा। इनको इंस्टॉल किए बगैर ही चीज़ों को नेट यूज़ करने के लिए छेड़ते हैं या अपनी बुक्स रीड करने के लिए छेड़ते हैं, वो फिर बहुत सारे इधर सिस्टम स्मूथ करने के बाद ये चीज़ें आप इंस्टॉल करें। अब विंडोज 10 की कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, यहाँ से आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। यहाँ से ऊपर बेसिक लेवल के वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेसिक आईटी उनको पता ही नहीं होता, बेसिक कंप्यूटर नॉन आईटी फील्ड के होते हैं, उनके लिए थी यहाँ से ऊपर जो गाइड थे वो। यहाँ से नीचे इवन काफ़ी हद तक प्रोफेशनल, किसी हद तक जानने वाले लोग भी जिनको मसले आते हैं इस तरह के, वो उनके लिए थोड़ी सी मैंने जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उनको कलेक्ट किया हुआ है। नामाला ये बहुत हेल्प करेगी आपकी ऑफिस डेली रूटीन वर्क के अंदर। सो आप देखिएगा टास्क व्यूअर, ये इसको मैंने सबसे प्रायोरिटी दी हुई है। आप देखें, इसको मैं क्रॉस करता हूँ ताकि थोड़ी सी वो हो जाए इन विंडोज। अब देखें टास्क व्यूअर, ये क्या है? टास्क व्यूअर हेल्प्स टू शो रनिंग टास्क एंड यूज मल्टीपल डेस्कटॉप। अब बाज़ ऑफिस में 2-3 स्टाफ होते हैं जो कि एक सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, या अमूमन घर में भी ऐसा होता है कि एक बंदा, उसके बच्चे या उसके भाई वगैरह 2-3 मिल के एक सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। तो कभी कभार एक सिस्टम यूज़ करते हुए वो कहीं बाहर निकलता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? यहाँ से ये जो टास्क व्यूअर है, अब मैं अपना यहाँ क्लिक करता हूँ, ये जो देखें शो टास्क व्यू बटन, इसको मैं, हाँ मेरे पास पहले से वो शो था, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ दोबारा शो करता हूँ। शो टास्क व्यूअर बटन, ये देखो इधर आ गया यहाँ पे। ये अब इधर क्लिक करें, इधर क्लिक करें तो देखें जितने भी रनिंग टास्क हैं वो मुझे शो हो रहे होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई दूसरा डेस्कटॉप बनाता हूँ, बना के मैं उस डेस्कटॉप में चला जाता हूँ। इस वक्त देखें ये जो डेस्कटॉप नज़र आ रहा है उसमें मैं कोई फंक्शन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इस डेस्कटॉप में कोई दूसरा बंदा आएगा तो वो नया कोई टॉक्स देखे, मैं ब्राउज़र ऑलरेडी ओपन है, आपके साथ मीटिंग भी चल रही है, मेरे पास बहुत सारी टैब्स ओपन थी। अब कोई भी टैब आपको नज़र नहीं आ रही होती, क्यों? क्योंकि मैंने मल्टीपल डेस्कटॉप्स बनाए, बना के जो सबसे पहला डेस्कटॉप 1 था उसमें मेरी पहली वाली जितनी भी टैब्स हैं, जो कि आपको अभी जो स्क्रीन शो भी हो रही है, वो उस डेस्कटॉप में है। अगर मैं वो दोनों 2-3 डेस्कटॉप जो बने हुए हैं वो देखना चाहता हूँ, अब यहाँ पे देखें तो इस बंदे के लिए मैंने इधर क्या किया, एक न्यू टैब ओपन किया, मीन्स गूगल में। देखें अब ये यहाँ पे दूसरा कोई क्रोम है ही नहीं, इधर मैं कर्सर लेके जाता हूँ दूसरा कोई क्रोम नज़र ही नहीं आता है। ये देखें दूसरा कोई नज़र नहीं आता है। लेकिन इन एक्चुअली देखा जाए तो एक बंदे का डेस्कटॉप हाइड है। अब इधर क्लिक कर लें ये टास्क व्यूअर में, ये देखें मैं डेस्कटॉप 3 में हूँ इस वक्त, क्योंकि 3 को मैंने अभी बनाया था और उसको ओपन किया था। यहाँ पे डेस्कटॉप 1 में हम बेसिक पूरा काम कर रहे थे। ये देखें मैं कर्सर डेस्कटॉप 1 के ऊपर लेके जाता हूँ तो नीचे रनिंग टास्क डेस्कटॉप 1 में एक तो प्रेजेंटेशन जो हम आपको दे रहे हैं वो प्रेजेंटेशन इधर नज़र आएगी, ये और एक दूसरा हमारी आपके साथ जो सेशन गूगल क्रोम में चल रहा है वो इधर नज़र आ रहा है। एक मैंने ये फोल्डर कोई ओपन किया था ये नज़र आ रहा है। एक मैंने कोई टूल ओपन की थी वो इधर नज़र आ रही है। एक मैंने स्क्रीन आपसे शेयर किया वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस डेस्कटॉप में जाऊँ, दूसरा डेस्कटॉप के ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो देखिए कोई भी रनिंग टास्क नज़र नहीं आ रहा है। ये जो एरली इस डेस्कटॉप को इससे पहले मैंने कभी यूज़ किया है वो शो कर रहा है, लेकिन करंट कोई रनिंग एप्लीकेशन शो नहीं कर रहा है। डेस्कटॉप 3 में अभी हमने कोई एक टैब ओपन की थी डेस्कटॉप 3 में, देखिए वो एक शो कर रहा है। तो मीन्स
इस सिस्टम को अगर मल्टीपल बंदे आप कहीं ऑफिस से बाहर जा रहे हैं, कोई दूसरा बंदा आपका लैपटॉप यूज़ कर रहा होता है, तो उसके लिए एक नया डेस्कटॉप बना के जाएँ आप, आपके आने के बाद देखें तो वो उसने जो काम किया या उसके जो रनिंग एप्लीकेशंस हैं वो दूसरे उसी डेस्कटॉप में होंगे। आपने अपना जो पहला डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप 1, उसको आपने हाइड किया हुआ था, तो वो इधर देखें, ये अभी दोबारा हम रिवर्स होकर अपने डेस्कटॉप में आ गए, तो हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये तमाम रनिंग एप्लीकेशन ये भी ओपन है, ये एक्सेल की शीट भी ओपन है, ये प्रेजेंटेशन ओपन है, ये टूल्स तमाम ओपन है। अगर मैं स्विच होता हूँ दूसरे डेस्कटॉप में, ये देखें अब कुछ भी ओपन नहीं है, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, कोई भी ओपन नज़र आ रहा है, कोई रनिंग एप्लीकेशन नज़र आ रही, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। अब हम अपने डेस्कटॉप में दोबारा वापस जाते हैं और ये अपने लेक्चर को ओपन करते हैं। मेरे ख्याल में ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। अब दूसरी एक ट्रिक है शो प्यूपल्स की, यहाँ पे ये अमूमन यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदे को इसका यूटिलाइजेशन समझ में आना चाहिए। शो प्यूपल्स ऑन टास्क के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखें मेरे पास शो है, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल कर रहा होता हूँ अपने डेली रूटीन वर्क में। आप इधर से क्या करें, इसको अनक्लिक कर लें, तो ये देखो गायब हो गया। अगर मैं दोबारा इधर क्लिक करके शो प्यूपल्स करता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नज़र आ गया। अब ये प्यूपल्स का क्या फ़ायदा होता है, ये क्या करना पड़ता है, अपनी जीमेल, अपनी मेल बॉक्स, अपने कॉन्टेक्ट्स, उनके साथ इसको लिंक करना पड़ता है। लिंक करें तो आप इधर क्लिक कर लें तो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब शो हो जाएंगे। आप इफिशिएंटली किसी भी कॉन्टेक्ट को ढूंढ के आप मेल्स कोई कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पीपल इन कॉन्टेक्ट में क्लिक करता हूँ, ये देखें ये आ जाते हैं मेरे पास। अब फर्ज करें जितने भी फ्रिक्वेंट मेल्स और कॉन्टेक्ट्स हैं वो इधर आ गए। आप इधर से किसी बंदे को वो भी कर सकते हैं। फर्ज करो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें इसकी मेल बॉक्स में अगर मैं जाना चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट उसको आउट, एक ये बेसिक नीड है कि आपने अपना आउटलुक भी सेट करना होगा। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कोई ब्राउजर कोई सिस्टम ओपन किए बगैर उसको इधर से मैं ईमेल कर सकता हूँ, तो ये चीज़ उसको क्लोज रखें। ये कॉन्टेक्ट्स, इनको पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये पीपल्स वाली ऑप्शन है उसको अपनी ईमेल के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करके आप क्या करें, सेटिंग्स में जाके उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस सिर्फ पता हो तो बंदा को ढूंढे तो वो हो जाता है। इसलिए देखिए अभी मैंने इस बंदे को क्लिक किया था, ये इसकी मेल बॉक्स बैकग्राउंड में चल रही होती है, तो इसको क्लोज करें, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अनपिन भी करके रखें और इसको दोबारा अगर आपको यूज़ नहीं है, आप इस तरह फ्रिक्वेंट मेल्स करने का आप का जॉब या आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं होता है कि इस तरह फ्रिक्वेंट मेल्स करें, तो आप इसको जस्ट अनशो करके रखें। अच्छा, दूसरा देखें डेस्कटॉप का, यहाँ से टूल बार के अंदर जाके आप अपने डेस्कटॉप को आप शो कर सकते हैं। एक मिनट, ये देखें यहाँ पे अभी तो ये ट्रेनिंग डेस्कटॉप। अब देखें आप डेस्कटॉप में जितने भी आइकन्स हैं उनमें जाने के लिए आप अपने डेस्कटॉप में जाके यहाँ ढूंढ रहे होते हैं, मीन्स वो नाम सर्च करना बहुत बड़ा मुश्किल भी हो जाता है, और अंदर कोई फाइल है तो वो भी प्रॉपर उस फोल्डर तक पहुँचने के लिए आपको बड़ा मसला हो जाता है। प्रॉपर एक फोल्डर तक पहुँचना है, किसी फाइल को क्विक सर्च करना है आपको, तो आपने क्या करेंगे, आप क्या करना होगा, आपको यहाँ क्लिक करना होगा और टास्क बार में जाके डेस्कटॉप को आप जस्ट क्लिक करें, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप शो हो गया। आप इधर क्लिक करें, अब देखें आपने किसी फाइल को ढूंढना है तो क्लिक यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। आपने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए आपकी तमाम फाइल्स ओपन हो गई, और आप यहाँ से ऊपर जाते हैं, देखें किसी भी फोल्डर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, यहाँ से आप गए, किसी भी स्पेसिफिक फाइल तक आप देखें पहुँच सकते हैं यहाँ से आसानी से। ये देखें रिसाइकल बिन के अंदर इवन कितना डेटा आपका पड़ा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। अभी ये देखें, ये इस तरह से आप किसी भी फाइल तक देखें, मैंने यहाँ पे एक फाइल फर्ज करें, अभी हम जिस प्रेजेंटेशन को हमने ओपन किया है उसको ढूंढना है, तो आप देखें किसी फोल्डर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट यहाँ जाएं और यहाँ से मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया था, इधर गया, यहाँ से बेसिक कंप्यूटिंग स्किल का, यहाँ से फिर विंडोज़ 10 का मैंने फोल्डर बनाया था। उस विंडोज़ 10 के लिए आज क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, इस डेटा कलेक्ट किया हुआ था, तो वो देखें इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। ये तमाम चीज़ें इस तरह से किसी भी फाइल तक की रीचेबिलिटी ओपन भी आप कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कर लें, ठीक, वो मैं ओपन नहीं करता हूँ तो आप परेशान ना हो जाए कि वो कोई चीज़ ओपन नहीं हो सकता। यहाँ से डायरेक्ट गए, यहाँ से आपने देखें ये फाइल ही आपने क्या किया, ओपन किया।
जैसे देखिए किसी भी फाइल तक आपके सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा मौजूद है उस सब के लिए रीचेबल आप यहाँ से हो सकते हैं इस डेस्कटॉप के थ्रू। तो कहने का मकसद ये है चीज़ें बहुत ही आसान हो सकती हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं और चीज़ों को प्रोफेशनल अंदाज में कर रहे हैं। तो अब देखें फिर आपके पास क्या है, दूसरा प्रेजेंटेशन में अपने लेक्चर में आते हैं। अब देखिए विंडोज लिंक वर्क स्पेस नहीं इंक वर्क स्पेस, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है। ये विंडोज 10 के अंदर बिल्ट इन होती है। ये स्पेसिफिक टीचर्स जो ऑनलाइन ट्रेनिंग से देते हैं या मीन्स जो उसमें ही क्लास इन्वायरमेंट के अंदर ही प्रेजेंटेशन देते हैं उस लर्निंग बेसिस पे, उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है विंडोज लिंक वर्क स्पेस। ये मेरे पास इधर मौजूद है यहाँ पे लिंक वर्क स्पेस, ये इधर क्लिक कर लें आप जस्ट, ये देखें इसको अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो उसको वो करके इधर लाएं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, विंडोज इंक वर्क स्पेस। ये एक छोटी सी ऑप्शन है जो किसी भी करंट जो आपका वो है स्क्रीन है उसका शॉर्ट स्क्रीन शॉट लेके आपको क्या करती है उसके अंदर एडिटिंग इनेबल करती है। अब मैं क्या करता हूँ उसको क्लिक करता हूँ, ये देखें फुल स्क्रीन स्निप किया। देखें जो भी मेरा फ़र्ज करें ये मुझे अभी इनकी अगर वो चाहिए या प्रेजेंटेशन चाहिए या मीन्स मुझे इस रनिंग स्क्रीन का क्या चाहिए मुझे कोई काम करना है। तो अब मैंने क्या किया, इधर क्लिक किया, फुल स्क्रीन स्निप किया। अब देखो ये हो गया, अब ये ओपन हो गया। देखिए अभी ये रियल टाइम अभी मैंने जिस विंडो को ओपन किया था। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो मीन्स आसानी हो गई प्रेजेंटेशन देना कोई भी ये चीज़। अब देखिए मैंने दूसरी कोई टैब ओपन किया, ठीक, अच्छा करके फर्ज करें। अब इस तरह से आपने क्या किया, कोई भी चीज़ को ओपन किया और उसको समझाने लगे तो आपने क्या किया, इधर क्लिक करके आप यहाँ क्लिक कर लो, जस्ट आसानी से आपके सामने आ जाएगा। ये देखो अभी जो विंडो स्क्रीन हमारे पास आया था, अब उसको समझाना है तो आप इस तरह समझा के ये इस स्टेप में ये फंक्शन होता है, ये तमाम चीज़ें आप समझाने के बाद उसको क्रॉस करें और आप फिर कोई दूसरा चीज़ समझाना है तो आप इसमें जाएँ। आप ये देखें इधर मैं गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया और स्निप किया और इसको, अब देखिए ये विंडोज अगर समझाना है तो मैं आप इस तरह से समझा सकता हूँ। सो चीज़ों को प्रेजेंट करना और उनको प्रैक्टिस करवाना, ये तमाम चीज़ें इस टूल के थ्रू ये हो सकता है। मीन्स किसी भी करंट स्क्रीन का डायरेक्ट स्निप लेके उसको एडिटिंग उसके अंदर आप इंस्ट्रक्ट करने के लिए एक आसान टूल है। अच्छी बात है, इसको सीखने की कोशिश करें। और दूसरा अभी हमारे पास क्या है, अच्छा ये डेस्कटॉप टूल बार ये तो हो गया क्योंकि हमने यहाँ से डेस्कटॉप को शो किया। और दूसरी भी ये चीज़ें एड्रेस है, लिंक्स हैं, इन चीज़ों को मैं इतनी प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा एक प्रोफेशनल और एक नॉलेज एस्पायरेंट को ज़रूरत होती है वो चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें विंडोज शॉर्ट कीज, विंडोज 10 की ये पता ना होने की वजह से बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब ये बहुत ही आसान चीज़ है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल उसमें ये चीज़ें आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी नॉलेज एस्पायरेंट को। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। अब सिर्फ विंडोज़ का बटन आप प्रेस करते हो तो वो क्या होता है, आपका ये स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है। अगर आपने क्या करना है, एक्शन सेंटर को ओपन करना है तो विंडोज़ के साथ एक को प्रेस कर ले। यहाँ पे देखें विंडोज़ के साथ एक को प्रेस किया, ये देखो एक्शन सेंटर। यहाँ पे अभी देखें आप किसी भी आइकॉन में आप एरोप्लेन मोड में जा सकते हैं, आप प्रोजेक्टर चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट चेक कर सकते हैं, आप नेटवर्क चेक कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैंने उधर जाने के लिए क्या किया, कोई कर्सर घुमा के कहीं कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ क्या किया, विंडोज़ के साथ ये ए प्रेस किया, ठीक। फिर विंडोज़ के साथ बी प्रेस करें तो क्या है, फोकस इन नोटिफिकेशन एरिया। आप अचानक कोई नोटिफिकेशन आपको आता है, विंडोज़ में नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ये नहीं पता होता है। तो आपने क्या करना है, विंडोज़ प्लस बी किया, देखिए मेरी कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे हाईलाइट हो गई, इधर यहाँ पे शो हिडन। अब यहाँ देखिए क्लिक करें तो आपको क्या होगा, ये जो आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पे कुछ जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो इधर नज़र आ रही होती हैं आपके। जो इसको क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको आ सकती है। अब विंडोज शिफ्ट और सी करेंगे तो आपका क्या होगा, विंडोज शिफ्ट सी,
अच्छा, ये कभी कभार इसकी मतलब क्या होती है, उसके अंदर कोई विंडोज प्रॉपर ओपन करके उसी के अंदर किसी को वॉइस का प्रॉब्लम है। हेलो। जी सर, वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, वॉइस आ रही है अभी सबको। हेलो। हेलो। जी सर, अब क्लियर है। अभी क्लियर है वॉइस? जी सर। अच्छा अच्छा। सानिया कमर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा चले ठीक है, अभी उसको भी आ रहा। इसी तरह से क्या है, विंडोज प्लस डी करते हैं तो ये तो आप विंडोज प्लस डी करते हैं तो आप डिस्टर्ब मोड में चले जाते हैं, दोबारा विंडोज प्लस डी करते हैं, तब देखो मैं डिस्टर्ब में गया, दोबारा मैं विंडोज प्लस डी करता हूँ, तो मैं क्या किया, जो भी वही रनिंग एप्लीकेशन है उसमें आ सकता हूँ अल्ट प्लस टैप करके। ये रनिंग एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे कोई माउस, आपको पता है माउस इधर ले जाके मिनिमाइज करना होता है, फिर इधर आके दोबारा क्लिक करना होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी कर्सर इधर ही मौजूद है, विंडोज प्लस डी किया, मैं डिस्टर्ब मोड पे चला गया और ये चीज़ ऊपर हो गई। फिर उसके बाद क्या है, विंडोज अल्ट डी करें तो वो दोबारा हीरोज वो अल्ट डी करने से दोबारा डिस्प्ले हो जाता है। मीन्स ये चीज़ें आप देखें, ये पूरी एक एक करके इनकी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको हेल्प मिल गई, ये प्रेजेंटेशन आपको मैं लास्ट में सेंड कर लूँगा, ये लेक्चर आप इससे हेल्प ले लें, कुछ जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको मैंने कर दिया। फिर देखें तो ये विंडोज की के साथ जितनी भी हैं वो आपको दिखा रही है। अब देखें ये मैग्नीफायर भी बहुत सारे लोगों को अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा होता तो ये इस तरह से आता है, विंडोज प्लस स्केप कर लें तो ये भी बड़ी अच्छी टूल है अगर इसको करें तो। ठीक। अब देखें वर्चुअल डेस्कटॉप, ये क्या है, जितने भी अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये और टैप करेंगे विंडोज और टैप की, मैं ये दोनों एक साथ प्रेस करता हूँ यहाँ पे, विंडोज और टैप की एक साथ प्रेस करता हूँ, ये देखें क्या हो गया, जो पहले मैं आपको दिखा रहा था उसकी शॉर्ट की है, यहाँ पे टास्क जो रनिंग टास्क है ना वो शो होते हैं। देखिए मेरे 3 डेस्कटॉप हैं, तीनों शो हो गए और तीनों डेस्कटॉप्स में तीनों डेस्कटॉप्स के अंदर जो रनिंग एप्लीकेशंस है वो नज़र आ रही हैं। देखो मेरे डेस्कटॉप 3 के अंदर इस वक्त रनिंग एप्लीकेशन सिर्फ एक है जिसमें क्रोम ओपन है, डेस्कटॉप 2 के अंदर कोई रनिंग एप्लीकेशन नहीं है, डेस्कटॉप 1 के अंदर बहुत सारे रनिंग एप्लीकेशंस है, जैसे हमारी प्रेजेंटेशन उसमें चल रही है और हमारा क्रोम उसमें चल रहा है और हमारी जो एक फोल्डर उसमें ओपन है, एक्सेल एक शीट उसमें ओपन है, फिर इसी तरह से दूसरा फोल्डर, ये तमाम चीज़ें क्या है डेस्कटॉप 1 के अंदर देखिए इतनी सारी ओपन है। लेकिन अगर आप यहाँ से क्विट करके बाहर निकलें तो डेस्कटॉप 2 को क्लिक करके निकलें तो जो नया बंदा आएगा उसको कोई भी रनिंग एप्लीकेशन नज़र नहीं आएगी। अब देखिए इधर इस वक्त टास्क बार में कोई रनिंग एप्लीकेशन नज़र आ रही है? नहीं, कोई भी रनिंग एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रही है। तो अब जो नया बंदा है वो यहाँ पे अपने लिए नया कोई वो क्रोम ओपन करेगा, अच्छा वो नया कोई फोल्डर ओपन करेगा, वो अपने लिए यूज़ करेगा, क्योंकि आपने जो काम चीज़ें सर्च करके रखी थी वो ऐसे ही आपको मिलेंगी जब आप आएंगे। तो अब देखें इसके डेस्कटॉप में ये है, आप आके क्या करेंगे, आप दोबारा अपने प्रीवियस डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे देखें, अब उसी डेस्कटॉप में गया तो मुझे, मैं अब यहाँ कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ ये तमाम मेरी रनिंग एप्लीकेशन मुझे मिल रही होती है। अब ये क्या है, ये कीज शॉर्ट कीज इधर से आप देखें, वर्चुअल डेस्कटॉप की जो शॉर्ट कीज हैं वो यहाँ से आप देखेंगे। फिर आपका टास्क बार की जो शॉर्ट कीज हैं देखें, ये इधर है, शिफ्ट प्लस आपके पास क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक ऑन टास्क बार, मैं कंट्रोल शिफ्ट करके इधर टास्क बार के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऐप एस एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए यहाँ पे ऐप को क्या करते हैं, आप किसी भी ऐप को अगर ओपन करना चाहते हैं तो एज एडमिनिस्ट्रेटर वो डायरेक्ट इस तरह से भी रन कर लें। किसी ऐप को ओपन किया, यहाँ मैं फर्ज करें CMD करता हूँ, ये आप राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी करते हो। अब इसका ये करने की बजाय उसका शॉर्ट की ये भी होता है, इससे ये होता है कि आप किसी भी की को वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ, ये तब मुमकिन है जब आपके मल्टीपल यूजर्स हों। अब इस सिस्टम में यूज़र एक ही है तो अब देखें ये एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ये अलाउ करके बाकायदा ओपन होता है, तो इस केस में इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये टास्क बार की शॉर्ट कीज आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग कीबोर्ड शॉर्ट कीज को, आप कीबोर्ड की शॉर्ट कीज को सेट करने के लिए क्या है, विंडोज़ प्लस आप आई करते हैं, ये देखें
ये डायरेक्ट मैंने किया था विंडोज प्लस आई, आपकी तमाम सेटिंग्स आपको इधर शो हो गई। अब सिर्फ इतनी सी बात करने के लिए कर्सर घुमा के ये सेटिंग कहाँ मिलेगी, ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैंने क्या किया, विंडोज प्लस आई की एक साथ प्रेस किया तो उसने मुझे सेटिंग्स ओपन की, ओपन करके दे दिया। अब क्या है, फिर बैक स्पेस करने से वो दोबारा होम पेज पे चला जाता है और ये तमाम चीज़ें इधर से हो गई। उसकी शॉर्ट कीज फिर आप देख लें। अच्छा, डायलॉग बॉक्स की कोई डायलॉग बॉक्स आ जाए तो फिर उसके अंदर क्या है, F4 करें तो डिस्प्ले द आइटम्स इन द एक्टिव लिस्ट। एक्टिव लिस्ट के अंदर जितने भी कोई डायलॉग बॉक्स आ जाए तो वो ये होते हैं। फिर क्या है, कंट्रोल प्लस टैब करने से क्या होगा, मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब्स। टैब्स में मूव फॉरवर्ड, मसलन अब देखें कोई विंडोज ऐसी ओपन हो गई, आप देखें आप इस तरह किसी उसमें गए हैं, देखें अब मैं इधर भी क्लिक, यहाँ तमाम विंडोज़ के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो क्लिक करने के लिए शॉर्ट कीज पता नहीं है। अब मैं अगर कंप्यूटर में जाना चाहता हूँ, व्यू में जाना चाहता हूँ, ड्राइव में जाना चाहता हूँ, इन तमाम मेनूज में से किसी एक में जाना चाहता हूँ तो मुझे कर्सर घुमा के उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं अल्ट की प्रेस करके थोड़ा वेट करूँगा। अब देखो मैंने अल्ट की प्रेस करके थोड़ा सा वेट किया तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे F हाईलाइट हुआ, 1 हाईलाइट हुआ, फिर इसी तरह से C हो गया। ये अब मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाना है तो मैं यहाँ से F प्रेस कर लूँगा, फाइल में गया। अगर किसी अब देखिए यहाँ पे L जूम ऐप को ओपन करना है या फलां को करना है, वो तमाम चीज़ें इधर से होती हैं। तो अब मैं फर्ज करो डिस्कटॉप में जाना चाहता हूँ तो W प्रेस कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा था कि कोई भी विंडोज़ आपके पास ओपन हो, आपने सिर्फ अल्ट की को प्रेस करके थोड़ा सा बैठना है। बैठे तो आपको ऊपर कीज एक्टिव होंगी, किसी स्पेसिफिक एरिया पे क्लिक करना है तो वो की में जाएं। मैं होम में जाना चाहता हूँ, एस प्रेस कर लूँगा। देखिए अभी अब यहाँ जाने के लिए शॉर्ट की तो मुझे याद पता नहीं है इस न्यू आइटम के ऊपर जाने के लिए। तो अभी मैंने अल्ट प्रेस किया था तो ये W एक्टिव हो गया, तो मैं W प्रेस कर लूँगा डायरेक्ट उसी ऑप्शन के ऊपर, फिर F किया तो उधर क्लिक हो गया। मीन्स ये तमाम चीज़ें देखो, उसने न्यू फोल्डर, ऐसे शॉर्ट की से न्यू फोल्डर बन गया। ये चीज़ ये सब कब मुमकिन है, सिर्फ आपने अल्ट को प्रेस किया, प्रेस करके वेट किया तो जो भी एक्टिव होते हैं ये तमाम चीज़ें। फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर अभी ये तमाम मैं क्लोज करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखें इसको क्या कहते हैं, यहाँ ऊपर मैं कर्सर जिधर लेके गया हूँ ये फाइल एक्सप्लोरर है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गया। शॉर्ट की अल्ट डी, अल्ट और बी किया तो ये देखिए क्विक एड्रेस पे मैं जा सकता हूँ। अल्ट ई किया तो सेलेक्ट द सर्च बॉक्स। इसी तरह से देखिए अभी अल्ट ई किया था, अब देखो यहाँ पे न्यू सर्च बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। इसी तरीके से कंट्रोल ई करें आप, ये देखें ये सर्च बॉक्स पे ऑटोमेटिक चला गया कर्सर। ये देखें कंट्रोल ई किया, इस तरह से ये तमाम कीज़ को आप इधर से देखें जो कि फाइल एक्सप्लोरर के लिए शॉर्ट कीज़ हैं। फाइल एक्सप्लोरर ये आपके पास ये आ गया, इसकी शॉर्ट कीज़ आप देखिए। यहाँ पे मैंने अल्ट प्रेस करके बैठा था और वो कहीं पे भी जाने के लिए देखो की एक्टिव होती है। मैं अगर होम में जाना चाहता हूँ एच करूँगा, अगर कहीं और जाना चाहता हूँ ये मैं क्लिक करता रहूँगा, वो ऑप्शन में जाता रहूँगा। अच्छा, ये शॉर्ट कीज़ भी हो गई। फिर आपका कंट्रोल पैनल, आप यहाँ क्लिक करते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर आप जाते हैं। ठीक, इसमें तमाम चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एड रिमूव प्रोग्राम इधर से कर सकते हैं, आप यूज़र मैनेजमेंट इधर से कर सकते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी की सेटिंग इधर से कर सकते हैं, नेटवर्क की सेटिंग्स इधर से कर सकते हैं। मींस कंट्रोल पैनल क्या है, मेन कंपोनेंट है जो कि विंडोज़ की आपकी तमाम सेटिंग्स करने के वो इधर मौजूद हैं। अब यहाँ से मैं गया था क्या कंट्रोल पैनल के अंदर, और ये अब देखिए यहाँ अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करें। बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे चुपके से नेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता है, तो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न रखें। अच्छा, कंट्रोल पैनल ये तमाम चीज़ें आपको इधर अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल में इसको फिर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 घंटे की लेक्चर जिसमें जो चीज़ें मैं ज़रूरी समझता था एक प्रोफेशनल और एक स्टूडेंट के लिए वो तकरीबन कवर हो चुकी हैं। सो लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।